चलिए बेटा, हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास में शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमने बात की थी कि इन्हीं से हम लोगों को कुछ इनकम मिलती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फैक्टर इनकम। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको बेटा कि पेमेंट और इनकम बात सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने ये पेन ख़रीदा है तो उस टाइम पे मैंने इस पेन के लिए पेमेंट की है। वो पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंडिचर है जिसको मैं पेमेंट बोल रहा हूँ, और जिस पर्सन को ये मिले हैं पैसे उसके लिए ये अर्निंग है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी में एक पर्सन की एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होती है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो लैंड पे होता है रेंट, लेबर पे को दी जाती हैं वेजेस, कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है प्रॉफिट। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट हो, बिकॉज हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जहाँ पे आप इम्प्यूटेड वैल्यू निकालते हो। इम्प्यूटेड वैल्यू मीन्स मानी हुई वैल्यू, मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे सपोज अगर मेरा खुद का स्कूल है और एज ए प्रिंसिपल मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और कुछ टीचिंग क्लासेस भी ले रहा हूँ, इन दैट केस मैं अपने आप को सैलरी तो नहीं देने वाला, वेजेस तो मैं अपने आप को नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी मेरी वेजेस बनती है। क्योंकि अगर मैं एज ए प्रिंसिपल अपने स्कूल में काम ना करूं तो मुझे एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करना पड़ेगा और उसको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट मुझे देना पड़ता उतनी ही मैं इम्प्यूटेड वैल्यू मानूंगा अपने आप, जब मैं प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ अपने ही स्कूल में। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जो ये रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है, इन चारों चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि इनमें एक्चुअल पेमेंट की जाए। जो बच्चे कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं बेटा, कॉमर्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की ही काउंटिंग या ट्रीटमेंट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को उसमें काउंट नहीं किया जाता। चलिए, अगर हम लोग आगे बात कर लें, जब मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूँ फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट, तो आप समझ जाना कि दोनों का मतलब एक ही है बेटा। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम ही होता है। कहने का मतलब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है इनकम। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक बाय करेंगे, तो इकोनॉमिक्स की बुक जब आप बाय करेंगे बेटा, तो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर, और जिसको वो पैसे आपने दिए हैं उसकी क्या है, इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया था बेटा, उसमें हम लोगों ने कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें से हमने सबसे पहले जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था जिसको हमने बोला था हाउस होल्ड सेक्टर। अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, मैंने पहले भी बोला था, इज द ऑनर ऑफ factors of production, factors of
प्रोडक्शन। ये मैंने इसके बारे में आपको बताया था। सेकंड सेक्टर होता है बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर, जो कि इन्वॉल्व है, जो कि प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और कैसे प्रोडक्शन करेगा? बाय यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, services like land, labor, capital and entrepreneurship। चलिए बेटा, अच्छा ये वर्ड बार बार आप देख रहे हैं बेटा, इसका मतलब क्या है? ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है बेटा स्किल्स, स्किल ऑफ अ पर्सन टू रन a business successfully। किसी भी पर्सन के अंदर जो काबिलियत है बेटा, जो उसके अंदर पोटेंशियल है टू रन ए बिजनेस सक्सेसफुली, हर एक के अंदर नहीं होती। हमारे बहादुरगढ़ में भी या किसी भी सिटी में अगर आप मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे सपोज दिल्ली ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन हर एक स्कूल एक जैसी ग्रोथ नहीं कर रहा, बिकॉज हर एक स्कूल का ओनर एक जैसा नहीं है। सब ओनर्स की पोटेंशियल या उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग है। दैट्स वाई उनकी अचीवमेंट्स लेवल्स भी जो हैं वो अलग अलग हैं। तो प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर की स्किल के ऊपर। चलिए आगे अगर हम लोग इसके बाद अगर बात करें तो बेटा हमने अभी 2 सेक्टर्स पढ़े हैं, लेकिन ये होते 4 सेक्टर्स हैं। उससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो पे आने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, जिसमें मैंने बोला था रियल फ्लो के बारे में, कि एक फ्लो होता है बेटा। फ्लो जैसा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैं पहले की क्लासेस में इसको कवर कर चुका हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया था हाउस होल्ड सेक्टर को, और उस तरफ हमने लिया था प्रोड्यूसर सेक्टर को, और हमने इन दोनों के बीच में एक फ्लो बनाया था कि यहाँ से यहाँ पे कुछ होता है, फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ होता है। तो मैंने यहाँ बताया था बेटा ये इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ओनर है बेटा, इसके पास सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये इसमें हम सब की काउंटिंग होती है, हम सब इसी का पार्ट हैं। ठीक है, चलिए तो इधर से इधर फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं और ये बदले में गुड्स एंड सर्विसेज को दे देता है। ऐसे ही हमने एक दूसरा फ्लो भी पढ़ा था जिसको हमने बोला था मनी फ्लो, और मनी फ्लो में फिर वही हाउस होल्ड और फिर वही प्रोड्यूसर, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया था। यानी कि ऊपर वाले को हमने कन्वर्ट किया था नीचे, जब इसने इसको फैक्टर सर्विसेज दी तो बेटा इसने जब जैसे ही हाउस होल्ड ने लैंड दी थी, जैसे ही हाउस होल्ड ने लैंड दी थी प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर ने रेंट दे दिया। जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर ने एज ए लेबर वहाँ पे काम किया प्रोडक्शन में किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो उसने उसको वेजेस दे दिया। ऐसे ही यहाँ पे ये बारी बारी से सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। ऐसे ही आपका कैपिटल है, इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया। अच्छा ये है क्या रियल में? बेटा मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं हमेशा आप एक्चुअल पेमेंट को मान के मत चलिएगा। ये सारी वैल्यूज़ में इम्प्यूटेड वैल्यूज़ भी आती हैं। इम्प्यूटेड मीन्स मानी हुई वैल्यूज़ भी आती हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। चलिए अगर आगे हम लोग बात करें इसी मनी फ्लो के बारे में, तो मनी फ्लो में सबसे पहले इसने फैक्टर की पेमेंट कर दी है क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी गई थी, तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट हो गई है। मैंने फिर बोला है बेटा फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम सेम होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये मैं ऊपर आपको क्लियर कर चुका हूँ। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट इसने इसको दे दिया।
चलिए, अब हाउस होल्ड ने जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी तो उसने उसको कंज्यूम करने के लिए खरीदा था, दैट्स वाई उस पर जो एक्सपेंडिचर है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ बेटा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही सेल है। सेल सेल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसने चीज़ें इसको बेची हैं, तब जाके ये चीज़ इसको वापस पैसे मिल रहे हैं। ये फ्लो ऐसा है बेटा कि सबसे पहले यहाँ से लोग यहाँ काम करने जाते हैं, तो यहाँ से जो पैसा है ना वो सब इनके पास आ जाता है, किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट की फॉर्म में। बाद में ये लोग उस पैसे को खर्च करते हैं। खर्च क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो जैसे ही ये खर्च करेंगे ये पैसा वापस चला जाएगा प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर फिर से काम करेगा, फिर से काम करेगा तो उसे फिर से लैंड लेबर कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस तो चलता रहता है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। फिर से पैसा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये फ्लो बार बार चलता है। इसीलिए हम लोग इस फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। डेफिनेशंस मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा। रियल फ्लो की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज लाइक land, labor, capital and entrepreneurship from household to producer sector and goods and services from producer to हाउसहोल्ड सेक्टर। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, और चारों चीज़ों को ऐड करके अगर आप डेफिनेशन बनाए तो वो डेफिनेशन बन जाती है सर्कुलर फ्लो की। तो आई होप कि आपको ये। तो अगला जो टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की थी बेटा वो थे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। 3 फेज होते हैं बेटा। पहला है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड लास्ट एंड फाइनल इज एक्सपेंडिचर फेज। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है बेटा, ये 3 फेज हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेज। 3 हैं, आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन तीनों फेजेस की, तो इसीलिए इनको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था। चलिए, अगर हम यहाँ से आगे अब अपने टॉपिक को बढ़ाएं तो हम लोग कुछ चीज़ों को जान पाएंगे। चलिए, आगे मैंने कहा था बेटा कि हमारे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और 4 होते हैं यहाँ पे। 2 के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं पहले ही, मैं दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा सेक्टर भी मैं आपको, पहले 2 तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड सेक्टर की बात करते हैं बेटा। बेटा वी नो कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है, जो अब हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। हम लोग 10th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ते आए हैं। हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का शायद मतलब आपको पता है बेटा कि इसमें काम दोनों सेक्टर्स करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी करता है एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। इसका मतलब क्या है उसे समझना बेटा। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। आप समझ रहे हैं प्राइवेट गवर्नमेंट क्या है क्या नहीं है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कि इकोनॉमिक्स में काम क्या क्या आते हैं, किन किन कामों को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहला काम आता है बेटा इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन। तो आपको ये देखना है कि चीज़ों को बनाने का काम क्या सिर्फ गवर्नमेंट करती है, क्या सिर्फ प्राइवेट ही करता है? अगर सारी चीज़ें लगभग लगभग प्राइवेट सेक्टर बना रहा है तो उसको बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कई सारे नाम हैं उनके, जो हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
बात करें दूसरी इकोनॉमी की, जिसमें लगभग हर सेक्टर में अगर आपको गवर्नमेंट देखने को मिले, हर सेक्टर मतलब अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूं तो एट गवर्नमेंट कंपनियां हों, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूं तो सारी बसें गवर्नमेंट ही चला रही हो, कोई प्राइवेट ही ना हो, अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो सारे स्कूल गवर्नमेंट ही चला रही हो, कोई प्राइवेट स्कूल ना हो, तो इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म। और ऐसी इकोनॉमी बेटा जिसमें कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट है, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट है, कुछ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, यानी कि टाई अप हो रखा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दिस इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है इंडिया में, गवर्नमेंट सेक्टर होने का मतलब बेटा लॉ एंड ऑर्डर से नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होगा, वहाँ पर भी पुलिस वगैरह होगी, वहाँ पे भी आर्मी एयरफोर्स वगैरह होगी। मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं बात प्रोडक्शन की कर रहा हूँ कि जहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट हो रही हो, गुड्स बन रही हो, अगर वहाँ गुड्स गवर्नमेंट भी बना रही है देन वी कॉल्ड इट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड है, इसीलिए बेटा एक तीसरा सेक्टर सामने आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी को स्टेबल करना और उसको अच्छे से रन करना। इसीलिए हमारा तीसरा सेक्टर जो आ जाता है सामने, वो आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में दो बातें मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट कंजम्पशन का काम भी करती है और गवर्नमेंट प्रोडक्शन का काम भी करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी करती है चीज़ों में। अच्छा, कंजम्पशन से क्या मतलब है? फार्मर वीट और राइस ग्रो करते हैं, उस वीट और राइस को अगर फार्मर से वीट और राइस को अगर गवर्नमेंट बाय कर लेती है, और बहुत सारी क्रॉप्स हैं बेटा जिनको गवर्नमेंट बाय कर लेती है, तो उसको बाय करने का टारगेट क्या है कि जो हमारी बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गवर्नमेंट कहीं इन्वेस्ट तो नहीं कर रही, ये तो है नहीं कि उससे कुछ अर्निंग होनी है, अर्निंग होती तो मैं बोल देता प्रोडक्शन में, लेकिन वो पर्पस तो गवर्नमेंट का होता ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं बेटा कि जो वीट एंड राइस फार्मर से गवर्नमेंट ने बाय किया है वो किस पर्पस के लिए है? कंजम्पशन पर्पस के लिए है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। लास्ट एंड फाइनल बेटा, आपने एक चीज 10th क्लास में पढ़ी है, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं सिंपल स्ट्रेट सी बात करूं बेटा, देखो तीनों में ना एक चीज कॉमन है पीछे, लाइजेशन। आइजेशन, आइजेशन मतलब ये चीज एक साउंड कॉमन आ रहा है। ये जो पीछे आप चीजें कॉमन देख रहे हैं ना बेटा, ये एक प्रोसेस को शो कर रहा है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस को शो कर रहा है। लिबरल मतलब कि आपको रेस्ट्रिक्शंस फ्री होना है, अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना है, इसको बोलते हैं लिबरल। अगर हमारे पेरेंट्स हमें बार बार पे चीज़ों पे नहीं टोकते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, या रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं कि आप खेलने नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स लिबरल हैं, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे। तो फिर लिबरल होने का भी अपना एक प्रोसेस है, एक साथ तो सारी टारगेट जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा फ्रीडम एक साथ नहीं मिलती, तो उसको करने का एक प्रोसेस है कि अभी इसमें रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ को भी क्लासीफाई कर दिया जाएगा, शॉर्ट एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो स्टेप वाइज उसमें रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस के भी टाइप हो सकते हैं अपने अपने, तो उसको करने के प्रोसेस को बोलते हैं लिबरलाइजेशन।
अगर हम लोग बात करें ऐसे ही प्राइवेट, तो मैंने कहा बेटा अगर गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है और गवर्नमेंट को लॉस हो गया और गवर्नमेंट को लगा कि मेरे लिए आज ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेट को दे देगी। उसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब तो हम लोगों ने देखा ही है। ग्लोब, उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, बस इसी से ये वर्ड बना है बेटा। पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है, आपको पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है वाया टू थिंग्स, दो चीजों से। एक तो ट्रेड से, और ये ट्रेड भी फॉरेन ट्रेड बेटा, डोमेस्टिक नहीं। और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में आसानी से तो जाके फैक्ट्रीज खोल ले, वो तो हो गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग एफडीआई वगैरह सुनते आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हो गया ट्रेड, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर पाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से ये दो चीज़ें हैं बेटा। आजकल ये नहीं है कि एक कंट्री लिमिटेड है। अब इंडिया को पेट्रोल तो इंडिया के पास नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल के लिए तो हमें डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। कुछ एरियाज़ में है हमारे पास, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, तो हमें डिपेंड रहना होता है कुछ फॉरेन नेशंस के ऊपर, ओपेक वगैरह के ऊपर। डिस्कस करेंगे जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। यहीं से ही एक चीज़ बनी है बेटा, जो कि हमारा लास्ट सेक्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। यानी कि हमारे कंट्री को छोड़ के जो बाकी के देश हैं, उनके साथ जो हमारा लिंक है, उसको बोलते हैं बेटा फॉरेन सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है, या इसी का एक और नाम भी है बेटा, एक्सटर्नल सेक्टर भी इसको बोलते हैं। आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों हम इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री का पार्ट नहीं है बेटा, ये अब्रोड है, और इसके साथ हम लोग दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अभी आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।